चलो लास्ट क्या बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, आगे की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन is slash R। हाइड्रोनियम आयन का एग्जैक्ट फॉर्मूला, देखो हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो हमारा ऐसा होता है, H पॉजिटिव, याद करो हाइड्रेशन एनर्जी जब कैटायन बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो जाता है ना, तो उसी तरीके से H पॉजिटिव H2O X, और X का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, इस तरीके से। ये बात समझ में आया, तो X इक्वल टू 1 है तो H3O पॉजिटिव हो जाएगा, X इक्वल टू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा, X इक्वल टू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है, अरे समझ गए, लिख लें। नेक्स्ट लिखो बच्चों, समझ गए नहीं बात को, तो ऐसे करके हाइड्रोनियम आयन, कई सारे आयंस हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई सारे आयंस हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, बिहेवियर ऑफ H3BO3, बिहेवियर ऑफ H3BO3 बोरिक एसिड, बिहेवियर ऑफ H3BO3 ब्रैकेट में लिख लेना बोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लेना बोरिक एसिड इन वाटर, इन वाटर, बिहेवियर ऑफ H3BO3 बोरिक एसिड इन वाटर। देखो इधर होता क्या है, जैसे H3BO3 BOH OH OH प्लस H2O, ठीक है। अब इसके अंदर बोरॉन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इस पे, ये सिखाया था मैंने आपको। तो बोरॉन के पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल। जनरली क्या होता है बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा एसिड। एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ना, वो पानी में जाके सीधे टूट जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग H3BO3 को 3 H पॉजिटिव आयन देने चाहिए थे,
कितने कितने H पॉजिटिव आयन देने चाहिए थे? 3। लेकिन H3BO3 का बिहेवियर बिल्कुल ही अपोजिट होता है। वो हमारा पानी में जाके कैसे काम करता है, देखो इधर, ये हमारा ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है, तो इस पर हमारा लोन पेयर कंटेनिंग है, तो एक स्पीसीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एक स्पीसीज के पास लोन पेयर है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसके अंदर बी, ये हमारा OH 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 और ये हमारा H2O, ऐसा कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं B, ये हमारा H2O पॉजिटिव, OH OH OH, और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन बहुत देर तक वो पॉजिटिव फॉर्म में रह नहीं पाएगा, तो उस पर फैसिलिटी है कि ऑक्सीजन से अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो वो हमारा OH ऐसा हो जाएगा, H पॉजिटिव निकाल देगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये हमारा OH 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 प्लस क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव। तो H3BO3 ने 3 H पॉजिटिव ना देते हुए कितने H पॉजिटिव दिए? एक ही दिया है। ये बात समझ में आया? और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं BOH4, BOH4, और ये कितना आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है क्या कहा मैंने? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो H3BO3 पानी में जाके 3 H पॉजिटिव देना चाहिए था, लेकिन दे कितने रहा है? 1 H पॉजिटिव दे रहा होगा। बात समझ में आया? कितने H पॉजिटिव दे रहा होगा? 1 H पॉजिटिव दे रहा होगा। तो H3BO3 पानी में जाके पहले पानी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और उसमें भी वो अपना H पॉजिटिव नहीं देता। किसका H पॉजिटिव निकल रहा है? ऑक्सीजन, पानी का। समझ में आया? तो ऐसा सिर्फ H3BO3 ही करता है। इनको ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। जिनके अंदर OH लिंकेज होता है ना, इनको क्या कहा जाता है? ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स की कहानी ऐसी होती है, जैसे वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन H3BO3 एक अकेला ऐसा ऑक्सी एसिड है जो कि पानी के अंदर जाके खुद का H पॉजिटिव नहीं देता। किसका H पॉजिटिव देता है? पानी वाला। लिख लेंगे। चले, एक लाइन लिखो। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, boric acid is only oxy acid
is only oxyacid. Only oxyacid which never releases its own H positive in water. Its own H positive in water, because when it is dissolved in water, it being electron deficient species, accept electron pair from OH negative ion of water molecule and releases H positive of water. In this way it acts as a weak monobasic Lewis acid. ब्रैकेट में लिख लो, never act as Arrhenius acid under water. देखो बच्चों, अरेनियस एसिड कौन होते हैं? वही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिलीज करने वाले। तो यहाँ पर अरेनियस एसिड का तो काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो ये निकाल ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो ये निकाल ही नहीं रहा। अब यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा मान लिया गया है कि पानी जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये मिलके बना होगा। तो OH नेगेटिव ने इस बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बात समझ में आया, और पानी का H पॉजिटिव निकल गया। तो वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड का मतलब ये होता है जैसे एसिड है, जैसे आपने पढ़ा होगा H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? 2। पढ़ा है क्या ऐसा? जैसे HCl है, HCl की बेसिसिटी 1 होती है। एसिड्स को बेसिसिटी के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, या फिर मोनोबेसिक एसिड कहा जाएगा इसको। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है जो एक H पॉजिटिव आयन दे सकते हो। डायबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? 2 H पॉजिटिव आयन दे सकते हो। ट्राइबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? 3 H पॉजिटिव आयन दे सकते हो। तो ये हमारा मोनोबेसिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये एक ही H पॉजिटिव आयन दे सकता है। लॉजिकली इसको कितने देने चाहिए थे? 3, लेकिन ये दे कितने रहा है? 1। लॉजिकली इसको कितने देने चाहिए थे? 3, लेकिन ये दे कितने रहा है? 1। इसलिए इसको कहा जाता है वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। बात समझ में आया? तो H3BO3 को 3 H पॉजिटिव आयन देने चाहिए थे, मतलब ये ट्राइबेसिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन H3BO3 पानी में जाके कैसा काम करता है? वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो बच्चों, अब हम बात करते हैं लुईस एसिड्स की। लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स देखो जरा, स्पीसीज in which positively charged atom ब्रैकेट में लिख लो, यूजुअली सेंट्रल एटम is having one or more vacant orbital
and can accept electron pair, ब्रैकेट में लिख लो लोन पेयर, from other species, ब्रैकेट में लिख लेना लोइस बेस into its vacant orbital, is called Lewis acid, देखो इधर क्या होता है बच्चों, लोइस एसिड्स होने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होना। कंपलसरी कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होना। कल मैंने आपको सिखाया था कि बोरॉन तीन बॉन्ड बनाने के बाद में भी वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन करता है, तो अगर बोरॉन कंटेन करता है तो एल्यूमिनियम भी कंटेन करता है। ये बात समझ में आ रही है? और अगर हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में, और कौन है जो वैकेंट ऑर्बिटल कंटेन करेगा? वो है बेरिलियम। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में दो ही होते हैं जनरली जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़े होंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के बाद में, एक बेरिलियम और एक बोरॉन। याद कर लो ये बात को, सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगे, एक बेरिलियम और एक बोरॉन। अब यहां पर जैसे BeX2 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? लोइस एसिड। तो लोइस एसिड ये कैसे होंगे देखो जरा, मैं सिखाता हूं। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। तो यहां पर बैलेंस सेल कौन सा है? 2s, और क्या होगा यहाँ? 2p। इसको दो बॉन्ड बनाने हैं, तो ये हो गया ऐसा, तो बेरिलियम का ये क्या हो गया हमारे पास? ग्राउंड स्टेट। अब बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट 1, अगर हम एक्साइटेड स्टेट 1 की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तो ये हमारा ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। तो जैसे बोरॉन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है बॉन्ड बनाने के बाद, वैसे ही बेरिलियम पे भी रहता है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए, तब लोइस एसिड होगा। लोइस एसिड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा होगा? लोइस एसिड हो रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कैसे हो रहा होगा? बेरिलियम एक्स से जुड़ा हुआ होगा, एक्स से जुड़ा हुआ होगा तो एक्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बेरिलियम से, तो उस पर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से BX3, ये तो हो ही जाएगा, BX3 तो हो ही जाएगा, इसके अंदर X सेम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट AlX3 में X फ्लोरीन नहीं आ सकता, कल सिखाया था। फ्लोरीन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो आयनिक बना देता है। AlF3 क्या होता है? आयनिक होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए वो तो हाइपोवैलेंट भी नहीं होता। यहां पर X इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? Cl, Br और I। उसके बाद और कौन हो सकता है? BOH होल थ्राइस, अरे अभी सिखाया था H3BO3। उसके बाद और कौन हो सकता है? AlOH होल थ्राइस। बात समझ में आ रही है बच्चों? थर्ड पीरियड से आगे के पास तो सबके पास ही वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है? D। ये बात समझ में आया? तो वो तो हमारे लोइस एसिड हमेशा ही हो जाएंगे, जैसे कि SiX4 में X इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और कौन हो सकता है? कैटायंस भी हो सकते हैं। H पॉजिटिव पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कल सीखा था। Fe2+ पे वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा होगा, Fe3+ पे वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा होगा, है ना। स्कैंडियम +3 पे वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा होगा, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे क्या काम करेंगे? लोइस एसिड का। इन पे प्राइमरी कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होगा। लिखेंगे
ये भी लिखो। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बच्चों, लोइस बेस। लोइस बेस, लोइस बेस समझ गए। तो लोइस एसिड्स के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल सेकंड पीरियड में बेरिलियम और बोरॉन पे होगा, और थर्ड पीरियड में सब पे ही होगा, थर्ड पीरियड या उससे नीचे पे। लोइस बेस के पास क्या होना जरूरी है? लोन पेयर। लिखो जरा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, स्पीसीज in which negatively charged atom ब्रैकेट में लिख लेना, यूजुअली central atom is having one or more electron pair, ब्रैकेट में लिख लो लोन पेयर, and can easily donate to vacant orbital of other species, ब्रैकेट में लिख लो लोइस एसिड is called Lewis base, देखो इधर NH3 कल ही सीखा था हमने,
लोन पेयर होता है। H2O इन पे भी लोन पेयर होता है बच्चों। OH नेगेटिव पे भी लोन पेयर होगा। OH नेगेटिव पे कितने लोन पेयर होंगे? 3, क्योंकि OH नेगेटिव ऐसा रहा होगा 6 में से एक दे दिया 5, 5 और नेगेटिव का एक आ गया 6। NH2 नेगेटिव, X नेगेटिव, X कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेट्रा। ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे? लुईस बेस। और जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस मिलेंगे क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस मिलेंगे क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिख लें। और भी लिख सकते हैं RNH2। R का मतलब समझते हो? R2NH। R का मतलब होता है बच्चों अल्काइल ग्रुप। आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आगे ऑर्गेनिक में आएगा वैसे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उन्हीं को सिंपल फॉर्म में R लिख दिया जाता है। चलें, नेक्स्ट। अब हम लिखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स। लिखो टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स। पहला कंपाउंड हैविंग central atom, compound having central atom with incomplete octet, compound having central atom with incomplete octet, ब्रैकेट में लिख लो हाइपोवैलेंट, ब्रैकेट में लिख लो हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, जैसे कि BeX2। इस पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अरे बोलो, BeX2 पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। BeX3 इस पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद BOH होल थ्राइस और ALOH होल थ्राइस। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? और ALX3 में X इक्वल टू कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो इन पर वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये क्या हो जाएंगे? लुईस एसिड। तो ये क्या हो जाएंगे? अरे कल सिखाया था आपको हाइपोवैलेंट कौन होते हैं। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या होता है? जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आया? तो ये सारे के सारे वही हैं जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आया? लिख लेंगे जल्दी से।
एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखो, ऑल हाइपोवैलेंट, all hypovalent electron deficient compounds, all hypovalent electron deficient compounds, all hypovalent electron deficient compounds are Lewis acids, are Lewis acids, Lewis acids, but all Lewis acids, but all Lewis acids, all Lewis acids are not electron deficient compounds, are not electron deficient compounds. बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, बात समझ में आ रहा है ना, रिवाइज करते चलो। जैसे आप एक बात बताओ, SiX4 भी हमारा क्या है, लोइस एसिड है, लेकिन वो हाइपोवैलेंट है क्या, नहीं है, उस पर तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। सारे लोइस एसिड्स हाइपोवैलेंट नहीं होंगे, लेकिन सारे हाइपोवैलेंट लोइस एसिड्स होंगे। हाइपोवैलेंट कौन होते हैं, जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पर एक चीज समझो, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है BX3, या फिर इसको ऐसे लिख लो, देखो इधर, जैसे मेरे पास लिखा है BF3, BF3, ये क्या हो जाएगा, लोइस एसिड, ये क्या है, लोइस एसिड, यही है कि नहीं है। अब इसका रिएक्शन F नेगेटिव के साथ हो रहा है, F नेगेटिव क्या है, लोएस बेस, है ना। तो यहां पर लोएस एसिड और लोएस बेस मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। अब F F और ये F नेगेटिव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, B F F F, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बच्चों अब जैसे मान लो इसमें BCl4 नेगेटिव आता है, जैसे BCl3 होता है, Cl नेगेटिव होता। बोरॉन बहुत छोटा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बहुत छोटा होगा, 4 क्लोरीन को संभाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्लोरीन बड़े बड़े हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी आप बगल बगल में आ जाएंगे, तो रिपेल करेंगे। तो यहां पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्या, BX4 नेगेटिव, X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, do not exist, do not exist, do not exist due to, do not exist due to steric crowding, due to steric crowding between large size halogen atoms। तो BF4 नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन BCl4 नेगेटिव, BBr4 नेगेटिव और BI4 नेगेटिव ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 4 क्लोरीन बड़े बड़े या 4 ब्रोमीन बड़े बड़े या 4 आयोडीन बड़े बड़े, ये एग्जिस्ट, ये एक साथ रह ही नहीं पाएंगे बोरोन के साथ में, लिख लेंगे। नहीं है, संदीप भैया नहीं है उसमें। अक्षांश को क्या बात हुई आपकी आज, क्या, चलो ठीक, आएंगे नहीं क्या वो,
लिख लिया, एक लाइन लिखो, कंपाउंड हैविंग central atom with vacant d orbital, having central atom with vacant d orbital. अब इसमें तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में तो डी होता ही नहीं है, तो थर्ड पीरियड या उससे नीचे के ही आएंगे, तो थर्ड पीरियड या उससे नीचे के में SF4 आ सकता है, IF3 आ जाएगा, IF5 आ जाएगा, IF7 आ जाएगा, बहुत सारे आ सकते हैं, PCl5 है ना, और SiX4, ये हाइपोवैलेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें तो सुपर ऑक्टेट भी हैं कई सारे, ये बात समझ में आ रही है। SiX4 और यहाँ पर X इक्वल टू कितना आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लिख लें। तो ये हमारे हाइपोवैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लुईस एसिड है, क्योंकि लुईस एसिड की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ, हाइपोवैलेंट में वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो सारे हाइपोवैलेंट क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड्स हो जाएंगे। एक लाइन लिखो, SF6 never act as Lewis acid. SF6 never act as Lewis acid due to its chemical inertness. SF6 never act as Lewis acid due to its chemical inertness. देखो इधर, जैसे बच्चों SiX4 लिखा है, ठीक है, और इसका रिएक्शन 2x नेगेटिव इसके साथ किया, तो 2x नेगेटिव के साथ में अगर रिएक्शन होगा तो ये हमारा लोइस एसिड है, ये क्या है, और ये क्या है, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तो इसके अंदर ये हमारा क्या बना देगा, देखो इधर, अभी ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आता नहीं है, सीख जाओगे आप अभी, ये हमारा ऐसा और ये हमारा ऐसा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, SiX6 और डाइनेगेटिव, क्लियर है, आ रहा है समझ? तो बच्चों पता है, फिर से वही वाली बात है इसमें भी कि SiX6 डाइनेगेटिव, X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू वही, ड्यू टू स्टेरिक crowding between large size halogen atoms। तो वहां पर 20X4 नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट किया था, Cl ब्रोमीन आयोडीन वाला, यहाँ पर SiX6 डाइनेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिख लें।
चले आएंगे। नेक्स्ट लिखो, एस एस कॉमा पी एंड डी metal cation with vacant orbital can also act as Lewis acid, देखो जरा, जैसे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो हमने कल ही सीखा था। उसके बाद में Fe+2 है, Fe+3 है, Cu+2 है ना। उसके बाद में टाइटेनियम+4 है, एक्सेट्रा। जैसे बच्चों एक चीज समझो आप, जैसे आपने ये सीखा होगा CuSO4.5H2O, क्या कहा जाता है इसको? हाँ हाँ, CuSO4.5H2O, इसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है, ब्लू विट्रोल, है ना। अब ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा इस तरीके से होता है, CuH2O4 SO4.H2O, ये जो होता है ना, इसको इतने पार्ट को कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जैसे कॉपर दिख रहा है ना, तो कॉपर जो +2 होगा, ये हमारे चारों पानी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा। क्या बनाया होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वही लोएस्ट एसिड बेस इंटरेक्शन हुआ होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो लोएस्ट एसिड बेस इंटरेक्शन हुआ होगा। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है कॉपर +2 के साथ में? 4 ने। ये बात समझ में आया? एक वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसे ही कनेक्टेड रहता है, जैसे यहाँ पर ये छोड़ो, अभी आप समझ नहीं पाओगे, SO4.H2O। ये बात समझ में आया? तो ये किसका काम कर रहा है? Cu+2 यहाँ लोएस्ट एसिड का। किसका काम कर रहा है? लोएस्ट एसिड का। बात समझ में आया? तो इस तरीके से लोएस्ट एसिड का काम कर सकता है। क्लियर है? लिख लें, ये जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पानी होते हैं ना, इतने हमारे लोएस्ट वो उसका काम करेंगे, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आया? जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, FeSO4.7H2O। तो FeSO4.7H2O इसको ग्रीन विट्रोल कहा जाता है, और इसको भी ऐसे लिखा जाएगा, FeH2O6 SO4.H2O। यहां पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 6। बात समझ में आया? ब्रैकेट के अंदर जितना पानी है उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। लिख लें,
समझ पा रहे हैं? तो लोएस्ट एसिड कितने टाइप के होते हैं ये समझ में आ गया, और लोएस्ट एसिड होते कौन कौन है ये समझ में आ गया। अरे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो बच्चों, कंपैरिजन ऑफ नहीं, क्वेश्चन नहीं है, कंपैरिजन ऑफ लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर। कौन ज्यादा अच्छा लोएस्ट एसिड का काम करेगा, कौन कम अच्छा लोएस्ट एसिड का काम करेगा, ये सब सीखना है। कंपैरिजन ऑफ लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, लिखो एक लाइन, लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर never depends upon number of lone pairs, number of vacant orbitals. Lowest acidic character never depends upon number of vacant orbitals on acceptor atom. However, it depends upon charge density of acceptor atom, as follows, चार्ज डेंसिटी मतलब वही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर, वैकेंट ऑर्बिटल होना तो कंपलसरी है, लेकिन ज्यादा और कम के लिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देखेंगे। सिखाया था पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, देखो इधर, लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज अपॉन में साइज। लेकिन पहले हमें ये चेक करना है कि उस पर वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी चेक करेंगे नहीं, लुईस एसिड का काम वो करेगा ही नहीं। समझ में आया क्या कहा मैंने, लिख लें। जैसे मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है, K पॉजिटिव Na पॉजिटिव Mg+2 Li पॉजिटिव Ber+2, ठीक है। अब इसके अंदर लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, सब पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। सबसे पहले चार्ज देखो, सबसे ज्यादा चार्ज किन दोनों के पास है, इन दोनों के पास। साइज किसका कम है, बेरिलियम का साइज कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा। फिर उसके बाद अब किसके पास चला जाऊं, अब +1 वाले, +1 वालों में सबसे ज्यादा Li पॉजिटिव, उसके बाद Na पॉजिटिव, उसके बाद K पॉजिटिव। समझे। जैसे एक क्वेश्चन और है मेरे पास, MgCl2 AlCl3 BCl3
ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, SiCl4 और PCl5। बच्चों एक बात यहां पर समझो, पहले तो देखना जरा, जैसे हैलोजन जो होता है ना उस पर -1 चार्ज होता है। कितना होता है? जैसे ऑक्सीजन पर कितना होता था? -2, ऐसे ही हैलोजन पर -1। इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है, और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे? 0। तो फिर 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? +2। ये कितना आएगा? +3। ये कितना आएगा? +3। ये कितना आएगा? +4। ये कितना आएगा? +5। अब मुझे इसमें आप ये बताओ कि कोई ऐसा है जिस पर वैकेंट ऑर्बिटल ना हो? कोई नहीं है ऐसा। सेकंड पीरियड ही हो सकता है ऐसा, और सेकंड पीरियड में बोरॉन पर और बेरिलियम पे तो होता ही है, तो सब पे है। तो यहां पर आंसर भी क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी। चार्ज सबसे ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा, चार्ज को हम बड़ा फैक्टर मानते हैं। अरे बोलो, है ना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, जैसे कि CCl4 AlCl3 BCl3 और SiCl4। अभी ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अभी पढ़ो आप तो वैसे भी आसान ही लगेगा। यहाँ पर इस पे कितना चार्ज है? इस पे, इस पे, इस पे +4। लेकिन ये लोइस एसिड का काम नहीं करेगा, नेवर एक्ट एज लोएस एसिड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये तो करेगा ही नहीं, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ गए क्या कहा मैंने? लिख लें। तो ये हमारा पहले लोइस एसिड्स कौन कौन होते हैं ये सीखा, फिर हम ये सीखा कि लोइस एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। लिखें ये जल्दी से। क्या? हाँ तो वो CCl4 तो है ही नहीं ना, वो तो लास्ट में डालने का मतलब ये है वो करेगा ही नहीं काम उसका, ऐसे लिख दिया है हमने।
लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट लिखो, कंपैरिजन ऑफ लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर। तो लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट लिखो, लोएस्ट कंपैरिजन ऑफ लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर। लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर लिखो, लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर, लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर never depends upon number of lone pairs present on central atom. Number of lone pairs present on central atom. However, it depends upon electronegativity of central atom. नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखो बच्चों, कुछ बातें समझनी है यहाँ। CH4 NH3 H2O और HF ये दी हुई है ना? CH4 NH3 H2O और HF, क्लियर है? तो यहां पर ये तीन तो हैं लोएस्ट बेस, क्योंकि इनके पास तो लोन पेयर है, लेकिन ये तो लोएस्ट बेस का काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है। अरे बोलो, नेवर एक्ट एज लोएस्ट ड्यू टू absence of लोन पेयर। तो ये तो लोएस्ट बेस का काम करेगा ही नहीं, ये तीन करेंगे। ज्यादा अच्छे से कौन करेगा? लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर, लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर inversely proportional to electronegativity of donor atom. Electronegativity of donor atom, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ within same period elements, within same period elements, within same period elements। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा NH3 आ जाएगा, फिर H2O आ जाएगा, फिर HF आ जाएगा, फिर CH4। CH4 तो होगा ही नहीं। अरे बोलो, लिख लेंगे।
चलें। अब बच्चों ये तो हो गया सेम पीरियड के एलिमेंट्स। मान लो ऐसा हो, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अरे बोलो। तो सेम ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज होगी, ये बात याद रखना। लोन पेयर तो सब पे है। अरे जैसे नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 हैं तो एक ग्रुप के अंदर तो सेम ही रहते हैं, इस पे भी 5, इस पे भी 5, इस पे भी 5, सब पे एक एक लोन पेयर होगा। तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस। ये बात समझ में आया? तो एक लाइन में लिख देता हूं यहां, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेस। ये बात याद रखनी है। सेम इसी तरीके से H2O, H2S, H2SE और H2TE। क्लियर है? लिख लें। तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स होंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम हो जाएगा, और सेम ग्रुप के होंगे ऊपर से नीचे वाले तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी हमेशा डिक्रीज होगी। ये लिख लो आप। हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वैसे भी लोएस्ट बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। लोएस्ट एसिड्स के लिए क्या कंपलसरी है होना? वैकेंट ऑर्बिटल। और लोएस्ट बेस के लिए क्या कंपलसरी है होना? लोन पेयर। चलें, लिख लिया। अब बच्चों हटा दूं, एक बात समझो। जैसे बच्चों X लिखा है और Y लिखा है, उसके बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सिग्मा। डबल बॉन्ड बना है इनके बीच में, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरे बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, पहला सिग्मा, बाकी के पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? समझ में आया क्या कहा मैंने? है ना? लिख लो ये। नेक्स्ट, अब बच्चों अभी तक हमने ये बात नहीं किया कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, ये बात कर लिया हमने, है ना? और कोवेलेंट बॉन्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। सेंट्रल एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट की कोवेलेंसी से बना सकता है, लेकिन सराउंडिंग एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी से बनाएगा। लेकिन बनाएगा कैसे, ये अब बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज आया कि ऐसे बॉन्ड बनते होंगे, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। उसमें हम सबसे पहली थ्योरी की बात करते हैं, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये होता है बीबीटी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्या होता है? बीबीटी। लिखो एक लाइन।
लिखो, अकॉर्डिंग टू VVT, according to VVT, according to VVT, atom of elements forms bond only to pair up its unpaired electron present in ground state or excited state, this pairing of unpaired electron takes by overlapping of half filled atomic orbital of bonded atom, half-filled atomic orbital of bonded atom, each one having one unpaired electron, with opposite spin. This combination of atomic orbital is named as overlapping of atomic orbitals that may be of following two types. बच्चों क्या होता है समझो जरा, जैसे एक मैंने कल कोवेलेंसी सिखाया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इसने बोला कि दो एटम्स को मान लो बॉन्ड बनाना है, तो एक एटम का कोई एक ऑर्बिटल आएगा जिस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल आएगा जिस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन में यहाँ होगा उसके अपोजिट स्पिन में दूसरे पे होगा, दोनों एटम्स आएंगे, इनका कुछ पार्ट हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो शेप होता है उसमें कुछ पार्ट हमारा ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आया? इस तरीके की कुछ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर बात की गई। ये जो ओवरलैपिंग है ना बच्चों, ये दो टाइप की हो सकती है। ओवरलैपिंग दो टाइप की कैसे हो सकती है? देखो इधर, एक ओवरलैपिंग होती है बच्चों हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग। बच्चों हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का ऑर्बिटल आमने सामने से आएंगे। बात समझ में आ रही है? कहां से आएंगे? आमने सामने से, डेट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इससे जो हमारा बॉन्ड बनता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा इस ओवरलैपिंग से? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यहां पर देखो इधर पहली होती है एसएस कॉम्बिनेशन, मतलब
एस एस कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया, एक एटम का एस, दूसरे एटम का एस, दोनों के एस एस आए होंगे, कुछ पार्ट ओवरलैपिंग किया होगा। एक्चुअल में रफली बता देता हूं, ये ऐसा और ये ऐसा, ये पार्ट याद करो कोवेलेंट रेडियस, ये बात समझ में आ रही है। तो कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल H और H का 1s और इस H का 1s ऐसा आ जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन इन्हीं में पड़े होंगे एक एक। दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा sp कॉम्बिनेशन होगा, तो sp कॉम्बिनेशन का जो एग्जाम्पल है वो लिखा जाएगा HCl। sp कॉम्बिनेशन का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या लिखा जाएगा, HCl। हाइड्रोजन का कौन आएगा, 1s। क्लोरीन का 3s2 3p5 होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3p में होगा तो 3p आ जाएगा। अरे बोलो यार, आ रहा है ये समझ। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकता है pp कॉम्बिनेशन। कौन सा, pp। यहां पर कौन आ जाएगा, जैसे मान लो Cl और Cl आ गया, तो ये कौन कौन से आएंगे, 3p। आ रहा है समझ। और दूसरा हो सकता है साइडवेज और लेटरल, साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग। तो साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। इससे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब पाई बॉन्ड पता है बच्चों, एक लाइन आज ही याद कर लो, वैसे नेक्स्ट टर्म पे बहुत डिटेल में बताऊंगा कि s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब पता है क्या है, कि जैसे दो एटम्स ऐसे आमने सामने आ रहे हैं, तो इनके ऑर्बिटल्स भी जो आमने सामने आ रहे होंगे वो तो सिग्मा बनाएंगे, लेकिन एटम्स ऐसे आ रहे हैं, जो ऑर्बिटल ऐसे आ रहे होंगे साइड साइड ओवरलैपिंग कर पाएंगे, वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है। और पाई बॉन्ड तभी बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि पहला बॉन्ड सिग्मा बना होगा, दूसरा पाई, 3 बनेंगे तो पहला सिग्मा, बाकी के 2 पाई। समझ में आ रहा है। अब यहां पर पाई में पहला कॉम्बिनेशन पीपी कॉम्बिनेशन, एस तो बनेगा ही नहीं, पाई बॉन्ड पीपी कॉम्बिनेशन। पीपी कॉम्बिनेशन में जैसे O2 हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, इनमें जो पाई बॉन्ड बने होंगे वो किससे बने होंगे, पीपी कॉम्बिनेशन से। लॉजिकली भी सही है। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में S और P होता है, 2s और 2p। S कभी पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो सिर्फ कौन बना पाएगा, P बना पाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट होता है PD कॉम्बिनेशन, P और D कॉम्बिनेशन, इसका एग्जांपल आ जाएगा SO3, इसकी बात हम बाद में करेंगे। और एक होता है DD कॉम्बिनेशन, इसकी भी बात हम बाद में ही कर पाएंगे डिटेल में, अभी आपको समझ भी नहीं आएगा, लिख लेंगे। आपको 2-3 बातें हैं सीखने वाली, कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, तो आमने सामने अगर ऑर्बिट, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का ऑर्बिटल आमने सामने से आ रहे होंगे और ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। साइड से आएंगे ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बनाएंगे, पाई बॉन्ड। बात समझ में आया। और s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, और पाई बॉन्ड तभी बन पाएगा जब सिग्मा बन चुका हो, पाई बॉन्ड तभी बन पाएगा जब सिग्मा बन चुका हो, लिख लें। अभी कल ये बहुत डिटेल में आएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
अभी हम नेक्स्ट टर्न पर ये भी सीखेंगे कि कब पीपी बॉन्ड बनेगा, कब पीडी बॉन्ड बनेगा, ये सारी बातें भी हम सीखेंगे नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट टर्न हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे।